और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। जिस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, आखिर वो लिस्ट जारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कौन कौन से वो नाम इस लिस्ट में होते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि किस तरीके से मेनका गांधी का चाहे नाम हो, उनके बेटे का नाम हो, वरुण गांधी का नाम हो, ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। तो वहीं देखिए गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कट सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आपको बता दें, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की है। राजस्थान के नाम इसमें आप देख सकते हैं, जिसमें गंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया गया है। झुंझुनू से देखिए शुभकरण चौधरी को टिकट दिया गया है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। तो वहीं जयपुर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अजमेर, ये राजस्थान के नामों का जिक्र भी मैं कर रही हूँ, कैंडिडेट्स का जिक्र भी कर रही हूँ। अजमेर से भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से एक राज्य का जिक्र है, सिक्किम तेलंगाना का जिक्र है। कुल 111 उम्मीदवारों के नाम इस वक्त सामने आ चुके हैं। लगातार कल देर रात तक भी मंथन इसको लेकर हुआ था। सारण से देखिए राजीव प्रताप रूडी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा उज्जैनपुर से नित्यानंद राय उम्मीदवार हैं बीजेपी के। बेगूसराय से गिरिराज सिंह को टिकट दिया गया एक बार फिर से। इसके अलावा कुछ और नामों की अगर बात करें, कि एक नाम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस 5वीं लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जिनको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, और अब ये कयास खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो नाम सबके सामने है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल तो हुई 3 घंटे से ज्यादा चर्चा नाम को लेकर, लेकिन आज भी क्योंकि देखिए किस तरीके से पीएम आवास में बैठक चल रही थी, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इसके अलावा जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद थे, और ये माना जा रहा था कि उसके तुरंत बाद नाम सबके सामने होंगे। और देखिए हमने इससे पहले देखा कि कुछ ऐसे नाम सामने आए जिनकी तरफ से कहा गया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी नाम थे जिनको लेकर ये माना जा रहा था कि टिकट कट सकता है। और अब जब 111 नाम सामने आ चुके हैं, भारत 24 पर वो एक्सक्लूसिव लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही देखिए किस तरीके से जब ये लिस्ट आती है, उससे पहले ही गाजियाबाद सीट से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जबकि शिखा ठाकुर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव इस वक्त जुड़ चुकी है। लेकिन सबसे पहले अक्षय, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार था इस लिस्ट का, लगातार गहन मंथन चल रहा था। 111 नाम, लेकिन जरा प्रमुख नामों की अगर बात करें तो फटाफट बता दीजिए किसका टिकट कटा, किसको टिकट मिला। और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दूं, मंडी से कंगना रनौत को भी देखिए टिकट दिया गया है। लगातार जिस तरीके से कंगना राजनीति में सक्रिय हुई थी, और ये माना जा रहा था, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि उनको इस बार टिकट बीजेपी दे सकती है, मंडी से उनको उम्मीदवार बना गया है। अक्षय, निश्चित रूप से जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। कंगना रनौत का नाम चौंकाने वाला है। मंडी से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है, और वो काफी दिनों से प्रयासरत थी। यूपी में चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, और पीलीभीत से जिसकी उम्मीद की जा रही थी, वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, उनकी जो मां है, वो जरूर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन साफ तौर पर है कि वरुण अब निर्दलीय की तरफ आगे बढ़ेंगे या सपा से वो उम्मीदवार बनाए जाएंगे, अब देखना दिलचस्प होगा। गाजियाबाद से वीके सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, उनकी जगह पर अतुल गर्ग को मैदान में उतारा गया है। अनूप वाल्मीकि को हाथरस से बनाया गया है, और इसके अलावा बदायूं से जिसकी उम्मीद की जा रही थी उनका भी टिकट काट दिया गया है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी रही हैं। अब उनकी जगह पर दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है, और पीलीभीत से जितिन प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, PWD मंत्रालय उनके पास है, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कानपुर से रमेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया गया है। सुरेश पटौड़ी ने भी कुछ देर पहले ये ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और बाराबंकी जो सीट थी जिसको कि वहां से सांसद थे, उनको टिकट दिया गया था, उनका वीडियो वायरल हुआ।
उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। उनकी जगह पर अब राजरानी रावत को मौका दिया गया है और बहराइच से अरविंद गौड़ प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की काफी महत्वपूर्ण जगह से है, वहां पर भी कई ऐसी ठीक है अक्षय, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि शिखा ठाकुर हमारी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिखा, इस पांचवें लिस्ट का बहुत ज्यादा इंतजार था और देखिए जिस तरीके से माना जा रहा था कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता हुआ ये, इसके अलावा भी संघमित्रा मौर्य को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे, उनका भी टिकट कट गया है। बिल्कुल, और प्रीति देखिए इस बार जो है पार्टियों का समावेश पूरी तरीके से नजर आया। पार्टी के अंदर खाने जिन बातों को लेकर के चर्चा हो रही थी उसे धरातल पर उतारा है बीजेपी ने। सबसे पहले बिहार का अगर जिक्र करें तो आरके सिंह के टिकट को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, क्योंकि पवन सिंह ने कहा था कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि क्या आरके सिंह का टिकट कट सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरके सिंह इस बार भी वहां से चुनाव लड़ते हुए आरा से नजर आएंगे। इसके साथ ही कंगना रनौत, जो कि अपनी बातचीत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर रहती है, कंट्रोवर्सीज के साथ साथ जिस तरीके से बीजेपी के लिए बेधड़क बोलती आई कंगना, उन्हें उसका तोहफा यहां पर मिला है। और अब से पहले भारत 24 ने ही ये जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि मंडी से चुनाव कंगना रनौत लड़ सकती हैं, हुआ भी यही। वही सीता सोरेन इस बार चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। हेमंत सोरेन की भाभी है और कल परसों ही उन्होंने बीजेपी का दामन परसों ही थामा है, जिसके बाद से अटकलें थी कि लोकसभा का चुनाव और टिकट जो है उन्हें मिल सकता है। इसके साथ ही पीलीभीत से आपने जानकारी दी वरुण गांधी का टिकट कट गया है। यानी बीजेपी इस बार जो कर रही है सोच समझकर कर रही है और कुल 111 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। एक लंबी मीटिंग हुई है इसको लेकर के और बीजेपी बिहार में जिस तरीके से सक्रिय देखी गई है, कुल 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 17 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। मैं एक एक करके आपको बता देती हूं। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिंह और बेगूसराय से गिरिराज सिंह, जो कि अपनी सीट से दोबारा चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही नित्यानंद राय को उजियारपुर से टिकट बीजेपी ने दिया है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से उतारा गया है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, आरा से आरके सिंह, मैंने पहले इंफॉर्मेशन दी, बक्सर से मिथिलेश तिवारी, सासाराम से शिवेश राम। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप ये पूरी लिस्ट देखेंगे, ये पूरी फहरिस्त अगर आप देखेंगे प्रीति, तो आपको समझ आएगा कि बीजेपी ने जो वादे जिनसे किए हैं, जैसे कि सीता सोरेन का मैंने नाम लिया, वो निभाया है। उन लोगों ने जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है, उनको उनका तोहफा मिला है, क्योंकि जाहिर है बीजेपी जो टारगेट लेकर चल रही है वो 400 प्लस का टारगेट है और एक रणनीति के तहत गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी खुद काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, ये पूरी फहरिस्त हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। कुल 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की इस 5वीं लिस्ट में किया गया है और अतुल गर्ग, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने इंफॉर्मेशन दी है, उनको भी टिकट दे दिया गया है। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है। यानी एक सोची समझी रणनीति, वो उन लोगों ने जिन्होंने भाजपा का मान बढ़ाया, बीजेपी में शामिल होकर के उन्हें टिकट दिया गया है। फिर भले ही सिटिंग एमपीज हो या फिर पुराने बीजेपी के नेता हो, उनका टिकट इस बार कटा है। बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा। और देखिए आरा सीट का जब जिक्र किया गया है तो ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से पवन सिंह कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनकी मां चाहती हैं, लेकिन आरा सीट उनको नहीं मिली, ये तो अब क्लियर है। तो अब आगे क्या कोई और सीट उनको ऑफर की जा सकती है? हालांकि आसनसोल की सीट तो उनको मिली थी, उन्होंने खुद मना कर दिया था कि नहीं, लेकिन इसमें एक अपडेट कर देती हूँ मैं प्रीति। आसनसोल से उन्होंने दोबारा जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीच में उन्होंने मना किया था, लेकिन पवन सिंह इज वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट्स और कहीं ना कहीं चुनौती की तरह उन्होंने लिया। हालांकि वो कहीं ना कहीं खुद को कंपैटिबल आरा सीट के लिए मानते थे, लेकिन आरके सिंह का टिकट इसलिए भी नहीं कट सकता क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। और इसके साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं, आप देखेंगे एनटीपीसी जैसे संस्थान है वो लगातार काम कर रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, और कहते हैं कि आरके सिंह की भूमिका जो है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, उन्हें लोग मानते हैं। हालांकि उनके नेचर को लेकर, बिहेवियर को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी या फिर आप कहें बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ध्यान देती है काम को। और ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से संचालन आरके सिंह ने किया है, उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। हमारे साथ प्रीति इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, इन 111 प्रत्याशियों के नाम को जब आप देख रही हैं, क्या समझ आ रहा है? क्योंकि एक पूरी मिली जुली एक रणनीति है जिस पर बीजेपी काम कर रही है और फाइनल डिसीजन जब लिया गया है तो जगह सबको मिली है।
बिल्कुल जगह इसमें सबको मिली है। 111 नाम, मैंने जैसे कहा था सुबह जब बात हुई कि लंबी फहरिस्त आने वाली है, इसमें आप देखें कि उम्मीदवारों के नाम में महिलाओं को भी जगह दी गई है। इसके साथ साथ आप देखें पश्चिम बंगाल की बहुत रोचक यहाँ पर सीटें हैं। इसके साथ साथ देखिए आप धनंजय घोष को यहाँ पर उतारा गया है, कृष्णा नगर से श्रीमती अमृता रॉय को उतारा गया है, अर्जुन सिंह, ये तमाम नाम है, रेखा पात्रा महिलाओं को जगह देती है ना। मेनका गांधी पर एक सवाल था, यहाँ पर है मेनका गांधी सुल्तानपुर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है, पर पीलीभीत से जितिन प्रसाद चुनाव में उतर गए हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस से शामिल हुए थे और राहुल गांधी के दोस्त और करीबी माने जाते थे। वो जो पूरी चौकड़ी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, वो अब जो है वो पीलीभीत से उनको चुनाव में उतारा गया है। लेकिन मेनका गांधी को भी सुल्तानपुर से टिकट मिल गई है। इसके साथ साथ राजधानी रावत बाराबंकी से, आपको याद है बाराबंकी की टिकट बदली गई है, पहले दे दी गई थी। और इसके साथ साथ अलीगढ़ से सतीश गौतम रिपीट कर दिए गए हैं। सतीश गौतम का काम आला कमान को पसंद है, शुरुआत से जिस तरीके से वो बेबाक भी हैं, काम भी कर रहे हैं। अरुण गोविल मेरठ से टिकट दी गई है और सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दी गई है। तेलंगाना की बात करते हैं, 2 सीटें आई हैं। तेलंगाना खास है, 3 से 7 सीटों तक ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहां पे परिवारवाद, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रखा है और संगठन को बढ़ाया भी है। और ऐसी स्थिति में जो आज वैंगल से अरुण रमेश को दी गई है, वहां के अच्छी पकड़ वाले नेता हैं। और इसके साथ साथ जो है टिकट है विनोद राव को भी, जो खम्मम से हैं। अब सिक्किम एक ही है, दिनेश चंद नेपाल को टिकट दी गई है। अब राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान से बहुत जद्दोजहद के बाद ये तमाम नाम है जो भारत 24 पहले ही चला चुका था। और देखिए सबसे बड़ी बात अरुण गोविल का नाम, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम से जाने जाते हैं और हमने देखा जब वहां पर मंदिर की स्थापना की गई, जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो अरुण गोविल वहां पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है उसे मजबूत करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। कंगना रनौत बड़े लंबे समय से सोच रही थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि इन सितारों की फहरिस्त में बहुत लोगों का नाम था। अक्षय कुमार के लिए भी लोग कह रहे थे कि दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार जो क्वीन है बॉलीवुड की, वो यहाँ भी जीत गई। अदिति, मैं आपको कहूं कि सही पकड़े हैं, क्योंकि अरुण गोविल अपने आप में, मुझे याद है आपके साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद थी जिस दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, तो अरुण गोविल को लोग झुककर प्रणाम कर रहे थे। वजह क्या थी कि अरुण गोविल को अब राम की भूमिका में देखा जाने लगा था। और ऐसी स्थिति में अरुण गोविल वो सेलिब्रिटी होंगे जो बार बार याद दिलाएंगे कि राम राज्य कैसा होता है, राम राज कैसा होता है। तो अरुण गोविल को यहाँ से टिकट दिया गया। अब आप देखिए 5वीं लिस्ट में खास क्या है, दूसरी पार्टी से आए दिग्गजों को तरजीह दी गई है, बीजेपी में वापसी करने वालों को सम्मान दिया गया है, जिताऊ चेहरों को ही टिकट दिया गया है, हिंदुत्व और जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। और सेकंड समझे तो लीडरशिप तैयार करने का प्रयास किया गया है, सेकंड लाइन लीडरशिप। तो ये, और देखिए ऐसा नहीं है कि मेनका गांधी को नहीं दिया गया, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि 5वीं लिस्ट को अगर समझें तो पहला दूसरी लिस्ट में दूसरी पार्टी से आए दिग्गजों को तरजीह। और जब आपने दूसरी पार्टी का जिक्र किया है, तो नवीन जिंदल जो अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी में शामिल हुए और बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी उनको लेकर के, इसके साथ ही रंजीत चौटाला को लेकर के फौरन ही बीजेपी ने उनका नाम इस लिस्ट में डाल दिया है ताकि कोई संशय की स्थिति ना हो। बिल्कुल, कोई संशय की स्थिति ना हो इसलिए डाल दिया। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्पीड, सुबह से इंतजार हो रहा था कि लिस्ट आएगी, लेकिन जैसे ज्वाइनिंग हुई लिस्ट आई, क्योंकि इसमें हरियाणा भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में था, आंध्रा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, इसके साथ साथ बिहार की एक लंबी फहरिस्त आई है जैसा। और देखिए गिरिराज सिंह को दोबारा, रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से, यानी कि जैसा मैंने कहा कि वो बात सही है कि किस तरीके से बैलेंसिंग हर एक तरह से किया गया है और फटाफट देरी नहीं की गई। गुजरात से देखिए हरिभाई पटेल को, इसके अलावा देखिए छगन सिंह शिवरा को टिकट यहाँ पे दी गई है, राजेश भाई चुड़ासमा को टिकट दी गई है, हिमांग योगेश जो है चंद्र जोशी को दी गई है। हरियाणा देखिए नवीन जिंदल पहला नाम दिया गया तुरंत, जैसा आपने कहा कि तुरंत देरी नहीं करते। इसके साथ साथ हिसार से रंजीत चौटाला। अच्छा, सबसे पहली बात है कि हिसार और सिरसा दोनों की राजनीति करते हैं रंजीत चौटाला। इसके साथ सोनीपत से मोहनलाल बडोली है और रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा। एक बार फिर हम उस पर फोकस भी कर सकते हैं। और अदिति,
जी। और केरला के वायनाड से देखिए कि सुरेंद्रन का नाम है और वायनाड से राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं और ऐसे में अब जो उम्मीद लगाई जा रही है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है के सुरेंद्रन के नाम पर भरोसा जाहिर कर रही है, लेकिन क्या लगता है क्योंकि परंपरागत सीट रही है वायनाड राहुल गांधी की और कांग्रेस की, ऐसे में क्या लगता है क्या ये सीट बीजेपी हासिल कर पाएगी? देखिए बारीकी से समझे, वायनाड अमेठी का गढ़ कांग्रेस का हिला दिया। वायनाड एक बार फिर गढ़ है और कांग्रेस देखिए पिछली बार बहुत अच्छा केरल में प्रदर्शन कर रही है। और शिखर खास बात यह है कि क्योंकि हम चुनावी तैयारी में पूरे साउथ के दक्षिण दौरे पर निकले हैं, तो मैं इस समय केरला में खड़े होकर आपसे ये बात कर रही हूँ। केरला में कांग्रेस अगर बड़ी गढ़ भले ही है, लेकिन आज मैं जितने लोगों से मुलाकात की, चाहे साउथ इंडिया की बात करें, तो घर घर तक राम की बात पहुंच रही है। यहाँ के जो क्रिश्चियन समुदाय है, जो बड़ा समुदाय है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा है और राम का जो राष्ट्रवाद और जो राम की बात है वो साउथ इंडिया में, चाहे कर्नाटक तो जाहिर तौर पे समझ आता है कि पहले भी अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन आपको आंध्रा के लोगों में, मैंने खुद उनसे बात करी, आंध्रा के लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के काम की बात कर रहे हैं। हालांकि वो नाराज है अलायंस को लेकर आंध्रा में टीडीपी के साथ, लेकिन इसके अलावा केरला में आप ये बड़ा बदलाव देखेंगी। अब चुनौती देखिए, चुनौती ये है कि के सुंदरम यहाँ पर आ गए हैं, जाहिर तौर पे एक वहाँ पे हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, और क्योंकि केरला हमेशा से इस तरह से रहा है, बड़े अलग अलग जगह के व्यापार किए हैं, तो यहाँ पर जो समुदाय है क्रिश्चियन है, मुस्लिम है और साथ में हिंदू हैं, तो अब बड़े वोट बैंक ना होने के चलते हमेशा से मात खा रही थी आरएसएस और बीजेपी। लेकिन अब क्रिश्चियन समुदाय को अपने साथ लेकर, चाहे सीए के माध्यम से हो, चाहे क्रिश्चियन 10 दिसंबर सेलिब्रेट करने के माध्यम से हो, अब सबसे एक आखिरी बात यही बात है कि यहाँ पर लेफ्ट अलग चुनाव लड़ रही है। कोशिश है कि कैसे न कैसे वायनाड में जीत का मार्जिन इतना बड़ा राहुल गांधी का उसको कम किया जाए, जिससे कि राहुल गांधी जहाँ और चूंकि गाजियाबाद का भी जिक्र कर रहे हैं प्रीति, और गाजियाबाद पर हमारी चर्चा भी चल रही थी प्रीति, मेरी और अदिति की। अदिति, जनरल वीके सिंह हमेशा अपने जो एक रुतबा होता है उनका, वो हमेशा साफ तौर पर नजर आया। जब हमारी मुलाकात भी हुई है तो आपने देखा है कि गाजियाबाद को लेकर के हमेशा बहुत पॉजिटिव नजर आए जनरल वीके सिंह, लेकिन अब अतुल गर्ग को मौका दिया जा रहा है, इसको लेकर के क्या सोच रही हैं आप, क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, गाजियाबाद पहले ही बदलाव करना था, गाजियाबाद से बदलाव करना था, और जनरल वीके सिंह, देखिए अंदर की बात ये है कि वो टिकट चाहते थे, वहां से अरुण सिंह भी टिकट चाहते थे। गाजियाबाद में जो हस्तक्षेप है जाहिर तौर पे राजनाथ सिंह का भी रहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ये फैसला है वो आलाकमान की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से लिया गया है। लेकिन जो ये बीजेपी ने लोकसभा, और ये आसान नहीं होगा वीके सिंह के लिए, क्योंकि जैसा रुतबा में रहते थे, अपने एक स्टाइल में रहते थे, और जब वीके सिंह ज्वाइन किए थे भाजपा को, तो एक माहौल ये बना था कि जो पूरा आर्मी है वहां से समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ आके जुड़ गया है। तो ये, और उनका अपने काम करने का एक तरीका था, हमेशा अच्छे पोर्टफोलियो में वो रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि अभिनेत्री कंगना रनावत को टिकट दी गई है, मंडी से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत, ये पता था कि कंगना रनावत को, जिस तरीके से कंगना रनावत ने अपनी फिल्मों के तरीके बदले, जब तेजस आई समझ आ रहा था, जब वो राम मंदिर में जिस तरीके से वो अपने वहां पर गई और उन्होंने सेलिब्रेट किया, समझ आ रहा था कि उनको टिकट दी जाएगी। इसके साथ साथ पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनकी माता जी को मिल गया। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटा और कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट कटा। बहुत आसान नहीं होता इतनी बड़ी पार्टी के एक स्थायी सांसद, सिटिंग सांसद का टिकट काटना। बहुत पार्टी को विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि पार्टी विशाल है, बड़ी है, बड़े कार्यकर्ता है। जैसा मैंने आपको कहा, बाहर से आने वालों को तरजीह, वापस घर वापसी वालों को तरजीह, अपने सिटिंग एमपीज को तरजीह, यानी टोटल जिताऊ उम्मीदवारी की बात। और दूसरी बड़ी बात है, अब आप एक और बात समझिए, गीता सोरेन, नवीन जिंदल, जितिन प्रसाद को टिकट देकर विरोधी खेमे में खलबली मचाने की कोशिश। दूसरी बात है, मंडी से कंगना को टिकट, जैसा हमने कहा, राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश। अनुराग ठाकुर और कंगना 2 राजपूत उम्मीदवार हो गए। सुरेश कश्यप जो कि पिछड़ा वर्ग के हैं, और कंगना से राजीव भारद्वाज को टिकट, कंगाड़ा से राजीव भारद्वाज को टिकट। और देखिए 20 महिलाओं को टिकट दी गई है, 111 में करीब 20 महिलाओं को टिकट, इसका मतलब 18% टिकट जो है महिलाओं को दी गई हैं। तो ये पूरा जो समीकरण है, आप समझिए, जिसे माइन्यूट तरीके से करा गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक शब्द में कहा जाए, केवल जिताऊ उम्मीदवारी ही इकलौता फैक्टर था,
जो नरेंद्र मोदी के चेहरे चुनाव प्रचार के साथ आगे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं अदिति, बीजेपी ने इस बार परहेज भी नहीं किया है। कई सिटिंग एमपीज थे अलग अलग राज्यों में जिन्हें पूरी तरीके से हटाया, लेकिन कुछ लोगों को तोहफा भी दिया है। जैसे कि हमने देखा है कि बेगूसराय से रिपीट किया गया है, रविशंकर प्रसाद हो गए, या फिर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें रिपीट किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, यानी क्योंकि जातीय समीकरण बहुत ज्यादा चला है और बीजेपी ने इस पर भी फोकस किया है। जातीय समीकरण तो है ही, सोशल इंजीनियरिंग अभी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बार फिर बेसिक्स पे जाने की जरूरत है। ब्राह्मण बनिए की पार्टी चली जाती थी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपना एक कम जो इमेज है वो SC ST OBC वाली कर दी, और उसके लिए जरूरी था जातीय समीकरण, उसके लिए जरूरी था ज्यादा से ज्यादा भागीदारी SC ST OBC से। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इमीडिएटली अपनी इमेज बदली, और ऐसी बदली कि अब वो मुद्दा ही नहीं रहा कि इस पर कोई बातचीत होगी। वो मुद्दा ही नहीं रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी केवल ब्राह्मण की पार्टी है। सोशल इंजीनियरिंग चाहे फिर प्रभारी चुनने में हो, चाहे फिर टिकट बांटने में हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष लगाने में हो, चाहे मुख्यमंत्री और डिप्टी CM बनाने में हो। डिप्टी CM का फॉर्मूला के उजागर ही इसलिए किया गया है कि हम बैलेंसिंग एक्ट सोशल इंजीनियरिंग कर सकें। हर एक एक्टिविटी में आप देखें कि बैलेंसिंग फैक्टर सोशल इंजीनियरिंग का देखने को मिलेगा। और वहीं महिला जो देश की आधी आबादी है, पिछले चुनाव में देखा गया 23 विधानसभा, जो पिछले 5 साल में 23 विधानसभा चुनाव में 18 विधानसभा चुनाव में ये देखा गया सर्वे में, इलेक्शन कमीशन की साइट से आपको मिल जाएगा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है और अपनी मर्जी से वोट किया है। तो इसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काम कर रही है और वो उसकी लिस्ट में नजर आ रहा है बहुत। और अगर कांग्रेस आ रहा है, लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की इसलिए होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन बिल लाई है और वो ये दर्शाना चाहती है कि महिलाओं के वंदन करते हैं, हम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं। बिल्कुल। और अदिति, चूंकि आप इस वक्त साउथ में हैं और साउथ को साधने की कोशिश भरपूर तरीके से बीजेपी कर रही है, हमने देखा जिन जिन लोगों को साउथ में टिकट दिया गया है उनका वर्चस्व इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? या फिर अगर एक लाइन में मैं आपसे सवाल पूछूं तो 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को आप साउथ के राज्यों में कहां पा रही हैं? देखिए, पहला कि 2023 और 24 में साउथ की बीजेपी की इमेज बिल्डिंग में जमीन आसमान का फर्क। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई वोट परसेंटेज में बहुत बदलाव होगा या टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, या वक्त बताएगा और जनता ही जनार्दन है, वो तय करेगी। लेकिन क्योंकि मैं जमीन पे गई, कर्नाटक से लेकर बेलगांव से लेकर गली कूचों तक, अगर मैं संक्षिप्त में आपसे बात कहूँ तो पहला, कर्नाटक के जगह पर कांग्रेस को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इस चीज को लेकर विरोध शुरू हुआ है क्योंकि जो अर्बन जनता है, जो शहरी जनता है, वो मानती है कि जो कहा गया वो पूरा नहीं किया गया और मोदी की गारंटी, और उनके ऊपर राष्ट्रवाद हावी है जी। और जहां राष्ट्रवाद होता है। दूसरा, गांव के इलाकों में अभी भी कांग्रेस जिंदा है। ठीक है। फिर हम आते हैं आंध्रा, हर जगह, तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की बात, नरेंद्र मोदी का राम मंदिर सब कुछ है, क्योंकि सही मायने में इस सियासत का जो राम पथ है वो तमिलनाडु तक पहुंच गया है। सबको राम की कहानी, सबको, और शायद आदित्य, क्योंकि प्रधानमंत्री का खास तौर पर जो दक्षिण का दौरा रहा है उससे कहीं ना कहीं दक्षिण की जनता को साधने में मदद जरूर मिली होगी, क्योंकि लक्ष्य इस बार 400 सीटों का है। अदिति, शिखा, अक्षय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी ने अपनी 5 लिस्ट जारी कर दी, 111 उम्मीदवारों का नाम इसमें, और किस तरीके से सभी को साधते हुए जो समीकरण बनाया गया है वो इस लिस्ट में नजर आ रहा है।